Hello everyone, welcome back to our channel Epic E-Education. This is Ritika Naik with you all. Today we have a chapter called Poverty as Challenge. We have already covered two parts of this chapter, so today we are on the third and the last part of this chapter. So it's a chapter of economics. Today we are going to study that what are the causes of poverty. Poverty के causes क्या हैं? गरीबी किन किन वजह से होती है? सो द फर्स्ट वन इज कि गरीबी क्यों आई इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हमें पहुंचना पड़ेगा ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कि गरीबी यहाँ से आनी शुरू हुई। तो यहाँ पे गरीबी इसलिए आई क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स जब आए तो उस टाइम पे ब्रिटिश कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए, कुछ ऐसे तरीके लाए, कुछ ऐसे रूल्स लाए जिनकी वजह से इंडिया का जो बेसिक कल्चर था वो खराब हो गया, वो खत्म हो गया। हमारा जो एडुकेशन सिस्टम था वो टोटली चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग डिस्करेज्ड हो गए और लोगों ने कौन से काम करने छोड़ दिए, लोगों ने अपने ट्रेडिशनल काम, जितने भी उनके ट्रेडिशनल मेथड्स थे काम करने के, उनको करना छोड़ दिया। वेदर इट्स हैंडीक्राफ्ट, वेदर एनी अदर थिंग्स जो वो लोग नेचुरली करते थे, जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशन थे, ऐसे कामों को करना इन लोगों ने टोटली छोड़ दिया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लोग अपनी जड़ों से हट गए। जो उनका ऑलरेडी नोन एडुकेशन था, जो चीज़ वो जानते थे, जिस चीज़ में वो लोग स्किल्ड थे, उन चीज़ों से ही वो लोग दूर हो गए। एज अ रिजल्ट उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। देन इससे क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो गया। पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे इंडिया में बहुत पहले से नहीं था। इसकी एक रीज़न ये है इसका कि हमारे में लैक ऑफ अवेयरनेस था पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। तो इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ इंडिया का, और पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई इंडिया के लिए आगे जाके। एंड पॉपुलेशन क्योंकि कंट्रोल्ड नहीं था, तो जॉब अपॉर्चुनिटी चाहे तुम कितना भी ले आओ, इतने सारे पॉपुलेशन को जॉब दे पाना गवर्नमेंट के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। एंड एज अ रिजल्ट ये पॉपुलेशन ने ही जो है पॉवर्टी को और भी बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाता रहा। देन ग्रीन रेवोल्यूशन बोल के एक रेवोल्यूशन आया, तो जो हमने पढ़ा भी था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से इरिगेशन वगैरह में, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सारा काम जो है हर पार्ट पे नहीं पहुंच पाया, कंट्री के हर जगह पे, हर हिस्से में नहीं पहुंच पाया। तो एज अ रिजल्ट कुछ लोग ही इससे बेनिफिटेड थे, बाकी लोग, ज़्यादातर लोग इससे बेनिफिट नहीं हो पाए। Secondly, inadequate jobs and wage earners could not afford to run their family. तो क्या होता था, जो लोग डेली वेज लेबरर्स थे और जिनके पास इनएडुकेट जॉब्स थी, दैट इज सीजनल जॉब्स अगर होती थी उनके पास, तो ये लोग अपने फैमिली को अफोर्ड नहीं कर पाते थे रन करना। एंड एज अ रिजल्ट पॉवर्टी बढ़ती गई। इनकम इनइक्वालिटी एंड मेनी अदर सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। तो सोशियो कल्चरल रिस्पॉन्सिबल कैसे हुआ, जैसे कि बहुत से जो हमने पढ़ा वल्नरेबल ग्रुप्स को हम कैसे पीछे रखते हैं। जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं या जो हाई सोसाइटी पीपल, ज़्यादा एडुकेटेड लोग हैं, वो लोग, बहुत ज़्यादा रिच लोग पुअर्स को अपने सोसाइटी में, अपने जगहों पर आने नहीं देते, अपने कल्चर्स में इन्वॉल्व नहीं होने देते। तो ये जो सोशियो कल्चर डिफरेंस है हमारे बीच में, इस डिफरेंस ने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किया किसे, पॉवर्टी को। ओके, so then we have our next topic, that is एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो कौन से एंटी पॉवर्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, मतलब गवर्नमेंट ने अपने तरफ से क्या कोशिशें की जिससे पॉवर्टी खत्म हो जाए इंडिया में। तो जो कोशिश गवर्नमेंट ने की सितंबर 2005 में, ये ईयर्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सितंबर 2005 में गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लाई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज नरेगा। इसके बारे में हमने काफ़ी सुना भी होगा, न्यूज़ वगैरह में बहुत पॉपुलर है। तो नरेगा में क्या था, नरेगा 200 डिस्ट्रिक्ट्स के इंडिया में काम किया इसने, बाद में 600 डिस्ट्रिक्ट पे काम किया। इसमें होता क्या था, इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 100 दिन का अश्योर्ड काम देंगे। सो 100 days का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर वी विल गिव टू एवरी हाउस होल्ड इन दिस 600 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 100 दिन का काम गवर्नमेंट इन पुअर लोगों को देती थी, जिसमें से 1/3 जॉब जो था वो विमेंस के लिए रिजर्व था। उसके बाद
the central government will establish national employment guarantee fund. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडिंग है ये कहाँ से करती थी, उन्होंने एस्टैब्लिश किया एक कमिटी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, और यहाँ से ये लोग यहाँ इन नरेगा में पैसा डालती थी गवर्नमेंट. जो सेकेंड प्रोग्राम आया दैट इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये आया 2004 में. तो 2004 में आया NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. इसमें क्या हुआ, ये लॉन्च हुआ 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ इंडिया, 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में ये लॉन्च हुआ. इसमें बोला गया इट इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्किल्ड लेबर. तो जो लोग यहाँ पे वेज चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और जो लोग मैनुअल स्किल्ड लेबर हैं, यानी जो लोग अपने मजदूरी से, अपने किसी हाथ के काम से अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने काम दिया. 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इसमें फूड ग्रेन जो था ये मिलता था, क्योंकि ये फूड वर्क पे फूड पर ये प्रोग्राम बेस्ड था, तो फूड ग्रेन जो था ये फ्री में मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से. और ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, मतलब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी. तो इसका ये पर्पस था इस वाले प्रोग्राम का. उसके बाद आगे के प्रोग्राम्स देखते हैं. तीसरा जो प्रोग्राम आया ये आया 2000 में. इस प्रोग्राम का नाम था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. इसमें क्या था, दिस इज एन एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज. तो स्टेट को ये बेसिक सर्विसेज देते थे, जिन जिन जगहों पे गांव थे, विलेजेस थे, इन जगहों पे बेसिक सर्विसेज जो भी उनको ज़रूरत थी, सैनिटरी, फूड, इन चीज़ों पे प्रोवाइड करते थे. ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री इनको प्रोवाइड करते थे. सो दिस वाज अ योजना फ्रॉम द प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर. सो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. देन अनदर वन इज इट हैज़ केम इन 1999. इस प्रोग्राम का नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. So in this yojana, to assist poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy. तो इसमें इस प्रोग्राम के तहत क्या करती थी गवर्नमेंट, इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट जितनी भी पुअर फैमिलीज थी, इन पुअर फैमिलीज को किसी तरीके की बैंक क्रेडिट यानी बैंक लोन्स वगैरह देती थी और गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, जिससे क्या हो, जिससे ये लोग अपनी हेल्प खुद कर सके, सेल्फ हेल्प कर सके खुद की. ओके. देन अनदर वन वाज REGP. ये आया था 1995 में. दिस इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. तो इसमें क्या हुआ था, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन. तो इसमें ये बोला गवर्नमेंट ने कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो. सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद को खुद जॉब दो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, अपने लिए कुछ छोटा बिजनेस या फिर कोई छोटा काम करो. और इसके लिए गवर्नमेंट ने 25 लाख जॉब्स बनाने जितना पैसा जमा किया था इस प्रोग्राम में. एंड ये क्या कर रही थी, ये देश के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने में हेल्प कर रही थी, और इसके अंडर में 25 लाख जॉब्स गवर्नमेंट ने ऑफर किए थे. देन द लास्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. ये आया था 1993 में. तो ये योजना ही 1993 में. इस योजना ने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स. रूरल एरिया और स्मॉल टाउन यानी गांव में और छोटे छोटे शहरों में जितने भी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं पर अनएम्प्लॉयड है, तो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, ऐसे लोगों के लिए ये छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने इन्हें हेल्प किया. लोन्स के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू गवर्नमेंट ने इन्हें हेल्प किया टू स्टैब्लिश देयर ओन स्मॉल सेट ऑफ बिजनेस और टू मेक देम सेल्फ एम्प्लॉयड. ओके, सो द लास्ट पार्ट इज चैलेंजेस अहेड. क्या क्या चैलेंजेस है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के बाद भी हमें क्या ऐसे चैलेंजेस है जिनको हमें फेस करना पड़ेगा. तो पॉवर्टी ख़त्म करने के टाइम पे हमें ऐसे कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, जैसे देयर इज़ अ डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स. तो डिफरेंट स्टेट में जो ये डिफरेंट पॉलिटिकल सीजनिंग्स होती है, इनकी वजह से और बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से क्या होगा, अर्बन एरिया और रूरल एरिया में ये गरीबी की और रिचनेस की एक लाइन हमेशा रहेगी. ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करना पड़ेगा हमें कि विलेजेस आर लिटिल पुअरर दैन द अर्बन एरियाज.
Then the second one is the great challenges include making better progress in reducing the poverty level in the next 10 to 15 years. Next 10 to 15 years में गवर्नमेंट बहुत अच्छे से लग के काम तो करेगी कि गवर्नमेंट पॉवर्टी को हटा सके, गरीबी को हटा सके. देन प्रोवाइडिंग मिनिमम नेसेसरी हेल्थ केयर. तो इसमें गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए कि कम से कम नेसेसरी हेल्थ केयर तो हर एक इंसान को, हर एक बेसिक एजुकेशन हर एक इंसान को मिले. सो बेसिक एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ये चीज़ें तो हर एक को मिले ही मिले. और अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इन दी सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज जेंडर इक्वालिटी. मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इनके बीच में जो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी अभी चल रही है, ये चीज़ ख़त्म हो और हर एक इंसान बढ़ चढ़ के आगे आके जॉब्स कर सके, अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर सके. देन ओनली इंडिया कैन बी अ गुड प्लेस. सो ये सारे चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को अभी भी फेस करना पड़ेगा पॉवर्टी को हटाने के लिए. Okay guys, I hope you have learned everything of this chapter. If you have any kind of query, just comment me. I will surely get back to you. We have completed this chapter from our side. Just comment me if any kind of doubt you have. Till then, thanks for watching. Just subscribe our channel. I am Ritika Naik signing off for today.